Today's topic is how to calculate stock destroyed. स्टॉक डिस्ट्रॉयड की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। स्टॉक डिस्ट्रॉयड की कैलकुलेशन कैसे करेंगे प्लस कैश स्टोलन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। बिकॉज हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हैं उसके अंदर वो बार बार हमें स्टॉक डिस्ट्रॉयड या स्टॉक थेफ्ट की कैलकुलेशन करने को बोलता है या कैश स्टोलन की कैलकुलेशन या कैश मिसिंग की कैलकुलेशन करने को बोलता है, ठीक है। अब स्टॉक डिस्ट्रॉयड की कैलकुलेशन का प्रोसीजर क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। स्टॉक डिस्ट्रॉयड की प्रोसीजर क्या है, हम क्या करेंगे, हम एक कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालेंगे जो हमारे पास गिवन डाटा है उससे कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालेंगे। कौन सा गिवन डाटा है हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक एट परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन है हमने उससे ओपनिंग स्टॉक एट परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक करके एक कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालेंगे, ठीक है। एक कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। एक दूसरी कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने निकालनी है जो हमारे पास क्वेश्चन में मार्कअप या मार्जिन गिवन होगा उसके थ्रू हमने एक और कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है। और उन दोनों की कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो डिफरेंस है वो हमारे पास स्टॉक स्टोलन या स्टॉक डिस्ट्रॉयड होगा, ठीक है। दोबारा सुनना है, हमने क्या करना है, एक कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है ओपनिंग स्टॉक एट परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो आगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये कॉस्ट ऑफ सेल 1 होगी। दूसरी कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने निकालनी है, हमारे पास जो क्वेश्चन में मार्कअप या मार्जिन होगा उसकी हेल्प से एक और कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों कॉस्ट ऑफ सेल्स का कंपैरिजन करेंगे, जो इनका डिफरेंस होगा वो हमारे पास हमारी स्टॉक डिस्ट्रॉयड होगी, ठीक है। क्वेश्चन देखें आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 21। जे प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, स्टॉक उसने दे दिया ओपनिंग, स्टॉक उसने दे दिया क्लोजिंग, ठीक है। 21 क्वेश्चन देखते हैं। फिर उसने कहा जी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब ट्रेड पेएबल्स। अब ट्रेड पेएबल्स का हम क्या करेंगे, ट्रेड पेएबल्स का टी काउंट बना लेते हैं। ट्रेड पेएबल्स का टी काउंट बनाएंगे तो हमारे पास उससे हमें क्या मिलेगा, ट्रेड पेएबल्स में से क्रेडिट परचेजेस मिल जाएंगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे ट्रेड पेएबल्स का अकाउंट बना देते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन उसने दी थी हमारे पास। वो कहता है जी क्रेडिटर्स का ब्रॉट डाउन है हमारे पास 16381, ट्रेड पेएबल्स का अकाउंट बन जाएगा ट्रेड पेएबल्स। अब ब्रॉट डाउन आ गया कितना हमारे पास 16381, कैरी डाउन आ जाएगा हमारे पास 15491, ठीक है। फिर उसने कहा जी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड सेल्स अमाउंटेड टू 240,000, सेल्स हमारी 240,000 है। ऑल गुड्स आर सब्जेक्ट टू अ मार्कअप ऑफ 33.1/3%, और जो हमारा मार्कअप है वो 33.1/3% है। ऑल गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, कैश पेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर इज 189373। तो हमारे पास जो बैंक पेड टू क्रेडिटर्स है वो कितना है हमारे पास 189,373। अब जो इसका डिफरेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा हमारे पास क्रेडिट परचेजेस। चलिए शाबाश, क्रेडिट परचेजेस निकाल के बताओ, बैलेंस आउट करें, क्रेडिट परचेजेस निकालें। क्या क्रेडिट परचेजेस का आंसर 188483। 188483 188,483 ये आगे क्रेडिट परचेजेस आ गई, ठीक है। हमें क्वेश्चन में मार्कअप भी दिया हुआ है, मार्कअप है हमारे पास 33.1/3%, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन में साथ मार्कअप भी गिवन है 33.1/3%, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक कॉस्ट, सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू करते हैं। इसकी इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी, सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास रेवेन्यू। रेवेन्यू कितना है, उसने बताया मेरी सेल्स जो है वो 240,000 है, सेल्स 240,000 हो जाएंगी, ठीक है। फिर लेस कर देंगे इसमें से लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास कैसे कैलकुलेट होगी, ओपनिंग इन्वेंट्री at purchases less closing inventory। अब ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन है 17993। परचेजेस हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कितनी है परचेजेस तब 188,483, 188,483
और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन है 18501 18501। अब नॉर्मली हम जो कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है उसका आंसर राइट कॉलम में लिखते हैं, फिर आज हम इसको राइट कॉलम में नहीं जाएंगे, हम इसके नीचे लिखेंगे इसको, ठीक है। क्या आंसर आता है बेटा? 187975 975 ये हमने इसके नीचे लिख लिया, ठीक है। फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे स्टॉक डिस्ट्रॉयड का आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिख लेते हैं। समझ आ गई बात की? कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल गई, अब मिसिंग फिगर निकलेगा हमारे पास स्टॉक डिस्ट्रॉयड। अब हमारे पास क्वेश्चन में मार्कअप गिवन है 33.1/3% और सेल्स हमारे पास हैं। अब हमने क्या करना है, मार्जिन कैलकुलेट करना है ताकि हम सेल्स के ऊपर इसको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें। तो मार्कअप को मार्जिन में जब कन्वर्ट करेंगे, जब मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो 33/1/3% इज इक्वल्स टू 1/3, इसका मतलब है इट इज इक्वल्स टू A/B, और जब कन्वर्ट होगी तो A/B प्लस A, यानी कि 1/3 प्लस 1 इट इज 1/4, इट मींस इट इक्वल्स टू 25%, इट मींस इट इज इक्वल्स टू 25%। हमारे पास मार्जिन कितना आ गया, 25% मार्जिन आ गया। समझ आ रही है बात की, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 25% तक क्लियर है मार्जिन की कैलकुलेशन तक। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो ऊपर टेबल वैल्यू हमने निकाली लिया, इसमें देखिए आप जरा इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। जरा ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 240,000 का 25%, ऐसे ही है। ग्रॉस प्रॉफिट 240,000 का 25% कितना हो जाएगा, 60,000। अगर ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी हो जाएगी, 180,000, ठीक है। और ये जो दोनों कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना नजर आ रहा है हमारे पास, 7975। तो ये हमारे पास हमारा स्टॉक डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो ये हमारा स्टॉक डिस्ट्रॉयड। सही, राइट साइड पे वैल्यू लिखी है वो बड़ी हो सकती है, योर नॉर्मल कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये वाली, ये वो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये बड़ी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इसमें से तो नुकसान हो चुका है। ये वो स्टॉक है जिसके अंदर अभी हमें पता है ये स्टॉक ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ये हमें पता है कि ये वैल्यूज अवेलेबल है। और क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक है जो नुकसान होने के बाद हमारे पास पड़ा हुआ, ठीक है। अब हम अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स में से देखेंगे कि हमारे पास जो हमने एक्चुअली सेल किया वो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, नॉर्मली से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने क्या किया, प्रोसीजर क्या फॉलो किया बेटा, पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाली, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक के थ्रू क्रेडिटर का अकाउंट बनाना पड़े, ट्रेड पेबल्स का अकाउंट बनाना पड़े या ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट बना के सेल्स फाइंड आउट करनी पड़े। हम वो सेल्स फाइंड आउट कर लेंगे, परचेजेस फाइंड आउट कर लेंगे एंड वी आर गोना फाइंड आउट वन कॉस्ट ऑफ सेल्स, एक कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालेंगे और दूसरी कॉस्ट ऑफ सेल्स मार्कअप मार्जिन के थ्रू सेल्स में से निकालेंगे। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास स्टॉक डिस्ट्रॉयड, स्टॉक डिस्ट्रॉयड, स्टॉक स्टोलन, इससे कैलकुलेशन। समझ आती है बात की? क्यों बेटा, किसी को मसला है इसके अंदर? क्लियर है? स्टॉक डिस्ट्रॉयड क्लियर है बेटा? कोई क्वेश्चन? ओके, इसी के साथ एक और चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, साथ ही इसके एक और कैलकुलेशन हमारे पास आती है क्वेश्चन के अंदर, एंड दे आस्क अस टू कैलकुलेट कैश स्टोलन। क्या कैलकुलेट करने को कहते हैं? कैश स्टोलन। अब कैश स्टोलन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चीज की रिक्वायरमेंट है? कैश, क्योंकि स्टोर हमारे पास चोरी हुआ है या मिसप्लेस हुआ है तो हम भी उसके लिए कैश अकाउंट ही बनाएंगे ताकि हम उसमें से कैश स्टोलन कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। कैश स्टोलन के लिए कैश अकाउंट ही बनेगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखें हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। उसका क्या क्या करेंगे? मिड टर्म्स का क्या जितना पढ़ा हुआ होगा तो कब तक जाएंगे आपके ख्याल में?
ओके जी, कैश बुक हमने बनानी है, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट कैश बुक बनाएंगे, ठीक है, कैश की सारी इंफॉर्मेशन बीच में एंटर करेंगे, देन वी विल फाइंड आउट कि हमारे पास कैश स्टोलन क्या होगा। क्वेश्चन में उसने दिया हुआ हमारे पास, ध्यान देखो बेटा, ध्यान, कैश बैंक अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स हैं, फिर उसके बाद कुछ उसने कैश की इंफॉर्मेशन दी है और कैश का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है। And at the end of the question, he said कि जी A knows that a dishonest casual worker stole some cash before leaving the business. He is uncertain of the precise amount. ठीक है, his insurance company has agreed to pay 3,000 compensation for the loss on 30th October 2004. उसने कहा कि जी हमारे पास एक कैजुअल डिसऑनेस्ट वर्कर था, वो कुछ पैसे दे गया, ठीक है, और हमारे पास इंश्योरेंस भी है 3,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैश बुक का ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन बैलेंस लेंगे। देखिए हमारे पास ब्रॉट डाउन बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में, कितना है कैश का बैलेंस 238, ब्रॉट डाउन है डेबिट होगा, ठीक है, और कैरी डाउन हमारे पास आ जाएगा कैश इन हैंड 326, ठीक है। whenever the opening and closing balance of cash or bank is given, it means कि we have to find out some other missing figures। अगर हमें कैश का और बैंक का दोनों का कैरी डाउन गिवन है तो इसका मतलब है बीच में से कुछ ना कुछ मिसिंग फिगर निकलेगी, हमेशा याद रखें। फिर उसके बाद उसने क्या कह दिया हमारे पास, A till rolls shows that is taking to be 120,698। till rolls क्या मतलब है, कैश सेल्स। till roll क्या मतलब है, कैश सेल्स। तो कैश सेल्स कितनी आ गई हमारे पास, रिसीट्स में आ जाएगी, कैश सेल्स अमाउंटेड टू 120,698, 120,698। फिर उसने कहा कि बिफोर बैंकिंग एनी ऑफ द बिजनेस टेकिंग्स ए पेड द फॉलोइंग। उसने ये एक्सपेंसेस किए, वेजेस कितने की पे की, 4,380, रेंट 2,400, फिर उसके बाद ही ऑल्सो विड्रू 8,460। तो ड्राइंग्स होगी हमारे पास 8,460, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो गया, कैश सेल्स आ गई, क्वेश्चन में बताई हुई थी, कुछ कैश के एक्सपेंसेस भी आ गए, उसने कहा जी ड्राइंग्स भी की हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखना है कि इज देयर एनी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक और कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, कि भाई हमने कॉन्ट्रा एंट्री तो नहीं की हुई है। अब कॉन्ट्रा एंट्री का कहां से पता चलेगा, बैंक अकाउंट से पता चलेगा। देखिए बैंक अकाउंट में हमारे पास कोई कैश बैंक है, देखिए डेबिट साइड पे नजर आ रहा है कैश बैंक, इसका मतलब है अगर बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे आ रहा है तो इसका मतलब है कि बैंक में रिसीट हुई है, तो पेमेंट कहां से हुई, कैश बुक से। तो कैश बुक से पेमेंट हुई और वहां पे रिसीट हुई, तो ये हम क्या लिखेंगे, कैश बैंक, कैश बैंक। कैश बैंक कितना आ जाएगा हमारे पास, 102,250, 102,250, ठीक है। ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी, वहां पे रिसीट आ रही है तो यहाँ पे पेमेंट होगी। अब हम अकाउंट को बैलेंस कर लेंगे, एंड वी विल सी इज देयर एनी डिफरेंस ऑफ कैश, क्योंकि हमने कैश की सारी ट्रांजैक्शंस बीच में पोस्ट कर दी हैं और उसके बाद हम कैश को टोटल करके देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। डेबिट साइड का टोटल करो बेटा, 120,936, 120,936, 120,936, so cash stolen can be our balancing figure. 120,936 minus 438 minus 2,400 minus 8,460, 3120। तो हमारे पास जो कैश स्टोलन आ गया वो 3,120 आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, कैश का बैलेंस लिखा, ओपनिंग क्लोजिंग, अगर जो कॉन्ट्रा एंट्री है उसको एंटर किया, कैश के कुछ एक्सपेंसेस हैं उनको लिखा, अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी कैश स्टोलन, ठीक है। समझ आ रही है बात की। अब यहाँ से आगे, अब जो क्वेश्चन की हमने लास्ट लाइन पढ़ी थी, उसने कहा जी
they are having a 3000 insurance as well. उसने कहा जी हमारे पास 3000 की इंश्योरेंस भी है। अगर तो हमारे पास जो कैश स्टोलन है वो 3000 से कम होता, ठीक है, तो हमें तो इंश्योरेंस मिल जाती सारे के सारे पैसों की, लेकिन अभी हमारे पास जो हमें जो लॉस हुआ है इट इज मोर देन 3000, तो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास एक्सपेंस जो जाएगा वो कितना जाएगा, 3120 माइनस 3000 इज 120 एक्सपेंस चला जाएगा, ठीक है। और बैलेंस शीट में हमारे पास जो करंट एसेट्स हैं उसमें इंश्योरेंस क्लेम आ जाएगा हमारे पास 3000, ठीक है। अगर 3000 से लेस होता कैश स्टोलन तो सारे के सारे हमारे पास इंश्योरेंस क्लेम से पैसे आ जाते, लेकिन वो उससे ज्यादा है तो जो डिफरेंस है वो किधर चला जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस, और जो 3000 हमने रिसीव करने हैं वो हमारे पास किधर चले जाएंगे, इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। इसी तरह एक पॉइंट जो पिछले पार्ट के लिए है, जो हमारे पास स्टॉक स्टोलन है, ठीक है, उसके लिए भी देखें कि जो हमारे पास जो स्टॉक स्टोलन या स्टॉक डिस्ट्रॉयड होगा, ठीक है, उसमें भी जो अमाउंट है वो भी इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस होगा। इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस चला जाएगा, स्टॉक डिस्ट्रॉयड कितना है 7975, स्टॉक डिस्ट्रॉयड या स्टॉक लॉस 7975, वो भी इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस जाएगा। और कैश स्टोलन भी अगर हमारे पास इंश्योरेंस से ज्यादा है तो उससे जाएगा। वैसे नॉर्मली किसी क्वेश्चन में इंश्योरेंस नहीं भी हो सकती, ठीक है, अगर इंश्योरेंस नहीं है तो सारे के सारे पैसे किधर चले जाएंगे, एक्सपेंस में चले जाएंगे, सारे के सारे पैसे एक्सपेंस में चले जाएंगे अगर इंश्योरेंस नहीं है तो। अगर इंश्योरेंस है तो उसका डिफरेंस देख लेंगे, ठीक है, समझ आ रही है। स्टॉक डिस्ट्रॉयड या स्टॉक स्टोलन कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालेंगे ओपनिंग स्टॉक एट परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक से, और एक कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालेंगे मार्कअप मार्जिन से सेल्स के थ्रू, हमारे पास दो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएंगी, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो स्टॉक डिस्ट्रॉयड होगा या स्टॉक स्टोलन होगा। अब इसी तरह हमने अगर कैश स्टोलन निकालना है तो उसके लिए हमें कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, कैश अकाउंट बनाएंगे और कैश अकाउंट के अंदर जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स हैं उनको लिखेंगे और जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो हमारे पास कैश स्टोलन होगा। अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम है तो उसको देखेंगे, अदरवाइज सारी अमाउंट जो है वो इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस चलेगी, ठीक है, समझ आ रही है। और जो स्टॉक स्टोलन है या जो कैश स्टोलन है वो हम कैरी डाउन बैलेंसेस में से माइनस नहीं करेंगे, उनको कैरी डाउन बैलेंसेस को कुछ नहीं करना, बिकॉज दे आर नेट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। 326 ये चोरी होने के बाद का बैलेंस है, तो यही बैलेंस हमारे पास पड़ा है, हम इस बैलेंस को कुछ भी नहीं करेंगे, यही बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है, क्लियर। कोई क्वेश्चन उठा किसी का, ये हो गया हमारे पास कैश स्टोलन एंड स्टॉक स्टोलन।